नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शाहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मूसा रिवर फ्रंट विकास परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध। रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 करोड़ रुपए का किया दान। बेंगलुरु की अदालत ने वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव, रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर तीखा हमला। इजराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। खबरें विस्तार से। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने खम्मम जिले में सीतारामा परियोजना के त्वरित पूर्णता के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त को परियोजनाओं के लिए पंप हाउसों का उद्घाटन किया था। शुक्रवार को हुई बैठक में सुरंगों और नहरों को निर्माण के लिए प्रगति आकलन किया गया। मंत्री ने भूमि अधिग्रहण को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदों में देरी से बचने का आग्रह किया। साथ ही निविदा प्रक्रिया को शीघ्रता से अंतिम रूप देने पर जोर दिया है। जीएसएमसी ने मूसा नदी सफाई परियोजना से प्रभावित नागरिकों को निकालने के प्रयासों में तेजी कर दी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र के अनधिकृत निर्माण मुक्त किया जाएगा। जो लोग स्थानांतरण के नोटिस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बलपूर्वक हटाने का कदम उठाया जाएगा। आयुक्त जीएसएमसी अमरपाली ने स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए 14 आवास अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। ये अधिकारी विस्थापित परिवारों को शहर से विभिन्न क्षेत्रों में डबल बेडरूम आवास इकाइयों में स्थानांतरण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने मूसा रिवर फ्रंट विकास योजना को लागू करने के लिए कदम तेज कर दिया है। तीसरे दिन भी मूसा नदी के एफटीएल में बने मकानों के सर्वे का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। फूलबाग में मूसा फ्रंट रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य अधिकारी सुबह 8 बजे सर्वे के लिए पहुंचे और मकानों पर RBX का निशान लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और सर्वे का विरोध करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वह पिछले 50 से 60 वर्षों से यहां पर रह रहे हैं और उनके पास घर की रजिस्ट्री की दस्तावेजात, पानी और बिजली के बिल और नगर निगम के कर भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने उनके मकानों का निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। यहाँ पे मेरे घर का नहीं है। अब क्या ले सकते बोलिए, सोना बेच डाले, घर बेच के लिए भाई सीट पे बैठा बोलकर सबके घर बर्बाद कर दे रहा। ये हैदराबाद क्या चीज आबाद रहेगा क्या? इन्हें भी जाएगा एक दिन ऐसी, जिसका भी घरदार टूट जाएगा, उसके बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे। कौन कौन? रेवंत रेड्डी मर जाएगा, रेवंत रेड्डी मर जाएगा। गरीबों की बद्दा उसको बराबर लग जाएंगी। किसको नहीं समझ रहा? पब्लिक में पब्लिक को सबको ही नहीं समझ रहा साहब, ना हिंदू को समझ रहा ना मुसलमान को समझ रहा, किसको भी नहीं समझ रहा। सबके घर उजाड़ दे रहा है। सीएम है ना तेलंगाना के, सीएम पे मट्टी पड़ जाएगा। क्या करे सीएम की हालत हो जाए, एक का निवाला खींच के एक को दागा उसका घर बर्बाद कर लेना उन्हें। वो किसका निवाला सुन रहा? सीएम किसका निवाला सुन रहे? किसको भी नहीं, लोगों को लालची बता के सीटा लेके। क्या लालची बताए उन्होंने? 2500 देते, वो देते, ये देते बोल के क्या दिया उन्हें? नहीं मिले आपको अभी तक? 1 साल हो गया ना सीएम आके। किसको भी नहीं दिया साहब ने, किसको नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया ना किसको। हाँ समझा ना? खरा तोड़ने के बाद आया। कौन है घरा तोड़ने के लिए? सीएम घरा तोड़ने के वैसे आया उन्हें। हाँ गरीबों का लूट लेके घरा तोड़ने के वैसे आया। कौन? सीएम आपका घर टूट रहा उसमें? आपका घर कहाँ है? हमारा घर भी किशनबाग में है। हाँ किशनबाग में है हमारा। मूसा नदी को समारता बोलता, क्या समारता मूसा नदी के लिए? कौन? मूसा नदी नाम ले। समारता, किश्ती चलाता बोला, पानी ला भयाता बोला। नदी में पानी नहीं है ना? नदी में पानी नहीं है, उसके मुर्दे पर रोने के होते पानी
पानी ले रहा थे मूसा नदी का। अच्छा, समझे ना, उसको हिलाता करते, किसको? डालता करते मड्डे में। हमारे घर डबल बेडरूम दे रहा। डबल बेडरूम देके क्या करते बोल रहे हो ना? डबल बेडरूम देके क्या करते बोल रहे हैं? आप लोगों का घर जो डिमोलिश कर रहे हैं, करने का डबल बेडरूम भी देते बोल के बोल रहे सीएम साहब। हमारे डबल बेडरूम नहीं होना, डबल बेडरूम नहीं होना, हमारा घर हमको अच्छा है, हमारा झोपड़ा हमको अच्छा है, डबल बेडरूम की जरूरत नहीं, डबल बेडरूम की जरूरत नहीं है, हमारा घर हमको अच्छा है। भाईजान जो हमारे घर में बच्चों को लेकर रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 करोड़ रुपए का दान किया है। रिलायंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स आवास पर मुलाकात की, जहां नीता अंबानी की ओर से 20 करोड़ रुपए का चेक प्रस्तुत किया गया। यह दान राज्य में मानवीय राहत कार्यों के समर्थन में किया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोप के आधार पर यह निर्णय लिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अदालत में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से रंगदारी वसूली गई है। कोर्ट ने तिलक नगर थाने को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और शिकायत की कॉपी और रिकॉर्ड थाने को भेजने का निर्देश दिया है। एफआईआर की लंबित रहने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श के लिए गठित जेपीसी की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में चल रही है, जहां माहौल काफी गर्मा गया है। बैठक के दौरान राज्य के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं ने पहले वक्फ के नियमों पर चर्चा की, जो बाद में विवाद में बदल गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, जबकि हर्ष सिंघवी ने कहा कि सरकार सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। बैठक में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने इसे सकारात्मक बताते हुए आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा આ કમિટીને સંપૂર્ણ સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે। જેપીસીના નિયમ પ્રમાણે સૂચનોના વિગતો આપણે શેર નથી કરી શકતા, પરંતુ પ્રત્યેક નાગરિકોના હિતમાં એમેન્ડમેન્ટના રાજ્ય સરકારના તમામ સૂચનો આજે આ જેપીસી કમિટીને રાજ્ય સરકાર છે કે કલેક્ટરને જ્યારે તમે સત્તા આપો છો ત્યારે સમગ્ર દેશના અંદર અલગ અલગ રાજ્ય બોર્ડ બનાવેલા છે। રાજસ્થાન રાજ્ય બોર્ડ છે, ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડ, વકફ બોર્ડ છે, હરિયાણા છે, પંજાબ છે, દરેક તમે વકફ બોર્ડ બનાવેલા છે। ત્યારે આ પ્રમાણેનું તમે બિલ લાવીને ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને એમાં હર્ષ સંઘવી સાહેબ જે પ્રમાણે કરી રહ્યા। बहुत ही डिटेल डिस्कशंस हुआ और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ 2024 के इस अमेंडमेंट बिल को, जिसको सरकार ने जेपीसी को रेफ़र किया है, उसी सिलसिले में कल हम लोग मुंबई में थे, आज अहमदाबाद हैं और अहमदाबाद में आज हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब भी आए थे, उनके ऑफिशियल्स भी आए थे। यहाँ गुजरात के स्टेट वक्फ बोर्ड के भी अफसर आए थे, चेयरमैन भी आए थे और इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशंस के और गुजरात बार एसोसिएशन के भी लोग थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, हमारे सूफ़ी एसोसिएशन के भी आए थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी, और तमाम लगभग करीब 23 स्टेक होल्डर्स या हितधारक थे। उन लोगों के साथ सुबह 10 बजे से अभी तक लगातार पूरे दिन उनके व्यूज़ को सुना, उनके सजेशंस को सुना और उनके जो रिप्रेजेंटेशंस थे उसको भी हमारी जेपीसी ने हम लोगों ने लिया है और उसमें जो भी बातें उन्होंने कही हैं हमारी पूरी कमेटी उस पर गौर करेगी और उसके आधार पे फिर हम अपने जेपीसी की रिपोर्ट्स हम पूरे इसी तरीके से राज्यों में जा रहे हैं। कल हम तेलंगाना में रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे और परसों फिर चेन्नई जाएंगे, फिर बेंगलुरु जाएंगे। तो इस तरह से हम इन राज्यों में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या हमारे वक्फ बोर्ड्स के लोग हों या हमारी
मुस्लिम्स के जो तंजीम हैं या हमारे बार एसोसिएशन के या बार काउंसिल के लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ हम इस बिल के अमेंडमेंट पे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कैथल में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रोजगार और निवेश के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार युवा विरोधी है। युवा विरोधी और रोजगारी का दंश बीजेपी के डीएनए में शामिल है। बेरोजगारी की विभीषा और हरियाणा के युवाओं के जीवन को अंधकार कर दिया है। सुरजेवाला ने आश्वासन दिया है कि अगली कांग्रेस सरकार इस प्रवृत्ति को बदल देगी। राज्य में 2 लाख नौकरियां हैं और हम भरकर युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र में खाली पड़े 30 लाख पद भरने चाहिए थे। अगर हरियाणा के बच्चों को 5 से 10% भी मिल जाए तो इससे राज्य में 2 से 3 लाख सरकारी नौकरियां आ सकती है। पेपर तो बिकता आया था, अब डिग्री के पेपर भी बिकते हैं। तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे कब? बच्चे पढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे कब? इन दोनों सवालों का जवाब माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सैनी जी आपको हरियाणा के नौजवान को, कैथल के नौजवान को देना पड़ेगा। है हिम्मत तो देकर दिखाइए। आ जाइए मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों, 2 लाख पोस्ट खाली छोड़ रखी है बीजेपी ने। 2 लाख पोस्ट यहां छोड़ रखी है और 30 लाख पोस्ट भारत सरकार में खाली पड़ी है। 32 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं हरियाणा और भारत सरकार में मिला के। अगर ये सारी पोस्टें भरे तो लाखों बच्चों को हरियाणा के 2 लाख तो यही मिल जाएंगे नौकरियां। और भारत सरकार में अगर हमारा 5% भी हिस्सा हुआ, तो मैं कम से कम कह रहा हूं, तो भी 10% भी अगर हमारा हिस्सा हुआ, 5% भी, और 1.5 लाख से 3 लाख नौकरियां वहां मिल सकती हैं। 5 लाख नौकरियां आज ही सरकारी मिल सकती है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार में क्या खट्टर साहब और नायब सैनी जी ये बताएंगे? 10 साल आप दोनों मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ये 30 लाख पद भरी है, हरियाणा के भी 3 लाख बच्चों को चांस मिलेगा? वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी कुर्सी जगमगाती है नरेंद्र मोदी को देखकर। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो ये हिमाकत कर सके कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ सके। अरे उनसे नहीं भी पूछना था, अपनी तो 2 लाख भर रहे थे, वो भी नहीं भरे। हरियाणा में उद्योग पलायन करने लग रहा है साथियों। बाकी की नौकरियां कहां से आएंगी? हरियाणा में 10 लाख 15 लाख नौकरियां और चाहिए आज के दिन। केवल 2 लाख से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में कम से कम इमीडिएटली 10 लाख नौकरी और चाहिए। वो 10 लाख नौकरी कहां से आएगी? 10 लाख नौकरी नौजवानों को मिलनी वो निजी क्षेत्र से आएगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगी। उदाहरण के तौर पर ये हमारा हिंदू स्कूल है, सैकड़ों लोगों को ये रोजगार देते हैं। ऐसी संस्थाओं को, फैक्ट्री की भी मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप हरियाणा में स्कूलों को, हरियाणा में आप अस्पतालों को, हरियाणा में आप व्यापारी को, हरियाणा में आप दुकानदार को अगर राहत दे दें तो 5 लाख नौकरी तो यही व्यापारी और दुकानदार पैदा कर सकते हैं। 5 लाख। कोरोना में जो आदमी जाकर अपनी कपड़ा मार्केट में पता करिए, कैथल की बर्तन मार्केट में पता करिए, दूसरी दुकानों में पता करिए, कोरोना में जो दुकानदार 3 कारिंदे रखता था आज 1 रखता है, उसने 2 कारिंदे निकाल दिए। क्यों? सरकार ने मदद नहीं। जो 1 रखता था उसने वो 1 भी निकाल दिया, वो खुद चलाता। जो 2 रखता था उसने 1 कर दिया, जो 10 रखते थे उन्होंने 5 कर दिया। ये अपडेट होने लगा है हमारे युवाओं के साथ। अगर हम दुकानदार भाइयों को राहत दें, अगर आरटी भाइयों को राहत दें, अगर स्कूल और अस्पतालों को राहत दें, अगर आईटीआई और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को राहत दें, तो 5 लाख नौकरियां का विजन में आपको बता रहा हूं बहुत पैदा होगा। 2 लाख सरकारी, 5 लाख ये 7 लाख। अब हरियाणा में वो सारे उद्योग लाने पड़ेंगे। पंजाब से उद्योग आज पलायन कर रहा है, हमारा पड़ोसी प्रांत।
आज पंजाब में कोई फैक्ट्री नहीं सोनी साहब लगाना चाहता। अगर अपन जालंधर और लुधियाना दो जगह हमारे मुख्यमंत्री चले जाएं और कहें फैक्ट्री का प्लॉट आधे रेट पे दूंगा और बिजली 1 रुपया सस्ती दूंगा, अगले दिन फैक्ट्री यहाँ अगले दिन वापसी आ जाए। मैं अलग नजरिए से देखता हूँ, मैं फैक्ट्री को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं राजनीतिक आदमी कई बार बीजेपी वाले पैसा वसूली के नजरिए से देखता हूँ। सोनी साहब ये सराफा बाजार के अंदर हमारे सारे सराफा भाई में छोटी सी ईद का उदाहरण देता हूँ। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सराफा मार्केट नहीं। ये इनके पास आभूषण के जो कारीगर हैं वो काम करते हैं, कुछ यूपी बंगाल के भी हैं, कुछ अपने बच्चे भी हैं। इनके हर उत्तर प्रदेश की हाथरस में दूसरी कक्षा में एक मासूम बच्ची का निर्मम हत्या ने पूरे देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है। इस दुखद घटना पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यूपीएससी पीसीआर के सदस्यों ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की सदस्य नीता अग्रवाल ने कहा है कि आयोग घटना की गहराई से जांच कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर ये साबित हो गया कि स्कूल में बच्ची को बलि देने का घटना सच है तो आयोग स्कूल के मान्यता रद्द करने की सिफारिश करेगा। अनीता ने कहा है कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है जिसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम पूरी जांच करेंगे और आयोग के अध्यक्ष भी स्कूल का निरीक्षण करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल मालिक के पिता कथित तौर पर ताबीज, गुंडा और तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल था। पुलिस ने बताया कि स्कूल मालिक और उसके पिता पर आरोप है कि उन्होंने अपने व्यवसाय की सफलता के लिए एक मासूम बच्ची को बलि देने का फैसला किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। ये अभी मुझे आप संज्ञान में आया कि हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। इससे बहुत ही शर्मनाक से घटना नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इस पे जो है हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वहां पे तुरंत कार्रवाई हुई है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, सारी स्थिति सामने आई है और अब इसकी मैं आंखें मंगाऊंगी और मैं जब तक हो सकता है स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मैं बीएससी से और सरकार शासन से कहूंगी इसकी मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि इनसे नहीं होती है, प्रसिद्धि होती है आपके अच्छे पढ़ाने से, अच्छे आचरण से, अच्छी चीजों से प्रसिद्धि होती है। इन चीजों से प्रसिद्धि नहीं होती। जिसकी मान्यता यह है कि ऐसे प्रसिद्धि होगी, ऐसे स्कूल को चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर देना चाहिए। और मेरे आयोग द्वारा यहाँ पे मैं इसको भेजूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। बहुत जघन्य अपराध है। मैं कह तो रही हूँ ऐसे स्कूल को चलने का कोई अधिकार नहीं। जिस स्कूल में ये हो कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी की बलि ले लूं, ऐसा स्कूल का फायदा क्या जो स्कूल अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा काम करेगा। ऐसे स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए और इसके लिए मैं पूरी शासन से और बीएससी सबसे लिखूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द करें, क्योंकि प्रसिद्धि आपके पढ़ाने से होती है, आपके अच्छे आचरण से होती है। प्रसिद्धि इस तरह से नहीं होती। ये जो अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए मैं शासन पे इसकी कार्रवाई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाते हुए लिबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में हिजबुल्लाह के मुख्य सैनिक मुख्यालय पर कार्रवाई किए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि यह हमला तब किया गया जब हिजबुल्लाह के कमांडर मुख्यालय में मौजूद थे। हाँ, लेकिन इजराइल द्वारा किए गए इस दावे की तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी है कि क्या हसन नसरुल्लाह घायल हो गए हैं या उन्हें कोई नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी इस घटना की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। With incredible courage and with heroic sacrifice, and I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. Netanyahu made no mention of negotiation. Israel's wars in Gaza and Lebanon will continue. We will fight until we achieve victory, total victory. There is no substitute for it. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में चल रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलिस्तीनियों की सामूहिक सजा को किसी भी परिस्थितियों में उचित नहीं ठहराया जा सकता। गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद के बैठक में कहा है कि गाजा में हत्याओं की दर उनके कार्यकाल के दौरान देखी गई तुलना में अधिक है, जिससे मानवीय संकट की गंभीरता बढ़ गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट का समाधान खोजने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। I thank the Hashemite Kingdom of Jordan and Sweden for co-chairing this gathering and for their continued leadership in the support to UNRWA.
And I also thank all of you here today for your solidarity with Palestine refugees. When we met 1 year ago, I spoke about putting ourselves in the shoes of Palestinians in Gaza, of imagining what life must be like. And I ended my remarks 1 year ago by saying, this is the most dramatic humanitarian problem associated with the riskiest explosive potential. This was just days before the horrors of October 7. Now, almost 1 year since that day, the situation for Palestinians in Gaza is beyond imagination. It has been said that the United Nations was not created to bring us to heaven, but to save us from hell. Unfortunately, neither the United Nations nor anyone else that might have the power to do it was able to save the people of Gaza from hell. We have failed the people of Gaza. They are in a living hell that somehow gets even worse by the day. Over 41,000 people have been reportedly killed and more than 90,000 wounded, many with life-changing and lifelong injuries. The majority are women and children. 2 million Palestinians are now crammed into a space the size of Shanghai International Airport, existing, not living, but existing, among lakes of sewage, piles of rubbish, and mountains of rubble. The only certainty they have is that tomorrow will be worse. Yet, if there is any outpost of hope in this hellscape, it is UNRWA. Even though UNRWA, as we all know, has not been spared. On the human level, 222 UNRWA colleagues have been killed, many together with entire families, several in the line of duty. This is the highest death toll in UN history. I ask you, all of you, to think for a moment in the different entities that you preside or to which we belong. What would be the impact if 222 members would have been killed, and even after that, having to go on with their duties to save the people of Palestine? UNRWA personnel have been attacked repeatedly while going about their work. Women and men are displaced, shot at, and subject to violent protests, detained by Israeli security forces, reporting mistreatment and torture. UNRWA has not been spared on the operational level. The humanitarian response in Gaza is being strangled. Protection and deconfliction mechanisms for humanitarian aid deliveries have failed. Attempts to evict UNRWA from its headquarters in East Jerusalem continue. And UNRWA has not been spared on the political level. These include systematic disinformation campaigns to discredit the agency's lifelong work. Meanwhile, draft legislation in the Israeli parliament seeks to label the agency a terrorist organization and to make any activity by UNRWA on Israel or Israel territory illegal. In the face of the catastrophic conditions, UNRWA perseveres. And this is a tribute to the resilience of the women and men of UNRWA and a tribute to your support.
Excellencies, I have full confidence in UNRWA's continued commitment to upholding the humanitarian principles of neutrality, impartiality, and humanity, and to implement the recommendations of the independent review by Catherine Colonna. And member states are showing that same confidence. Virtually all donors have reversed their funding suspensions. 123 countries have signed up to the Declaration on Shared Commitments to UNRWA. And this underscores the consensus that UNRWA's role across the occupied West Bank and the region is vital. Friends, there is no alternative to UNRWA. Now is the time to work on all fronts to intensify support for the agency's vital mission. Support with funding that is sufficient, predictable, and flexible. Of course, we all know that UNRWA is not a sustainable long-term solution to the plight of Palestine refugees. It was never meant to be. That is why we keep pressing for an immediate humanitarian ceasefire, the immediate release of all hostages, and a long-term political solution, ending the occupation and leading to two states living side by side in peace and security with Jerusalem as the capital. But until that moment, UNRWA remains indispensable. I urge your full support. Help us to save UNRWA as it works to save and serve Palestine refugees. And I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. Thank you not just for attending our meeting, but thank you for your leadership. Thank you for your principled stand on the side of international law, international humanitarian law, against very, very difficult odds. Your words have been an inspiration. Your positions have been a reminder that leaders have to lead. Sir, you have been leading very... आखिर में हेडलाइंस फिर। मूसा रिवर फ्रंट विकास परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध। रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 करोड़ रुपए का किया दान। बेंगलुरु की अदालत ने वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव, रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर तीखा हमला। इजराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। 1TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।